अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 16। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंटरप्रेट एंड यूज़ ऑफ सिंबल फॉर एटम एंड आइंस, यानी किस तरह से हम एटम एंड आइन के लिए सिंबल को यूज़ करते हैं। और जो दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये दोनों जो है वो शॉर्ट से टॉपिक हैं, इसी वजह से इनको जो है वो एक ही उसमें मैं कवर कर रही हूँ। जैसा कि आप देखें कि वर्ड यूज़ हुआ वह सिंबल, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए शॉर्ट एब्रीवेशन से यूज़ की जाती हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा SMS। SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS का क्या मतलब होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसी तरह और भी यानी कि बहुत सारे आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे होंगे। CNG जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसी तरह सेम जो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका सिंबल यूज़ किया जाता है, जो कि उस एलिमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। यानी कि सिंबल क्या होगा कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगी एलिमेंट्स की। जिस तरह से ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को हम शॉर्ट फॉर्म में SMS लिखते हैं, इसी तरह हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मेंशन करूँगी, उससे जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज़ हम जो H सिंबल है वो यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के लिए। अक्सर जगहों पे आपको H हाइड्रोजन भी लिखा हुआ नज़र आता है, बट H लिखा हुआ नज़र आएगा। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है वो हमें यानी कि हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। एक एलिमेंट, उसका एलिमेंट की शॉर्ट एब्रीवेशन, और उसके बाद उस एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताता है। जैसे हाइड्रोजन अगर सिंपल H लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन का 1 एटम मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास O2 मौजूद है तो O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का सिंबल है। और इसके साथ देखें 2 लिखा हुआ है। 2 क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यानी कि एलिमेंट का जो सिंबल है वो हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक उस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है, और दूसरा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट के कितने एटम जो है वो प्रेजेंट हैं। यानी दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें सिंबल से मिलती है। उसके अलावा एलिमेंट्स के सिंबल के अंदर से हमें एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कोई एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो दो तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। जो अपर साइड होती है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये दोनों लेफ़्ट साइड पे होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट सुपरस्क्रिप्ट एंड लेफ़्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब ये जो सुपरस्क्रिप्ट हैं और सबस्क्रिप्ट हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। यानी कि जो सुपरस्क्रिप्ट होगी, जो नीचे वाली सबस्क्रिप्ट जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, Z लिखा है इसलिए। और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो एटॉमिक मास यानी A आप पीछे हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की नीचे वाली साइड पे 11 लिखा होता है, जिसका मतलब यह है कि सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, और जो 23 है वो उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। इसी तरह आपको बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिखे हुए नज़र आते होंगे। उसकी दोनों साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे उसका एटॉमिक डाउन साइड पे एटॉमिक नंबर, और जो अपर साइड होती है वहाँ पे एटॉमिक मास लिखा होता है। सेम इसी तरह जिस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ की जाती हैं, इसी तरह आयन को शो करने के लिए भी डिफरेंट सिंबल। जैसे हमारे पास सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये शो करता है कि सोडियम का जो है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। उसके बाद यानी जो आयन होगा, आयन से भी हमें एलिमेंट के एक तो नेम के बारे में आइडिया होगा, दूसरा एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में, और तीसरी चीज़ क्या है? चार्ज, ठीक है। जो यानी किसी भी आयन के सिंबल हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन देगी। उस एलिमेंट का नेम यानी शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म, और उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स, और तीसरी चीज़ है चार्ज। जैसे कि हमारे पास एक आयन है कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेंगी
कि इसमें हमारे पास एक कार्बन एटम है। पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ये जो आयन है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है कि इसमें हमारे पास एक कार्बन है और 3 जो है वो इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर हमें, ऊपर आप देखें, ऊपर जो है हमारे पास लेफ़्ट सुपरस्क्रिप्ट था, यहाँ पे राइट सुपरस्क्रिप्ट होगा कि 2- चार्ज जो है वो मौजूद है इस आयन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं हमें कितनी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक तो एलिमेंट्स के नेम, उसके अलावा नंबर ऑफ़ एटम्स, और जो आयन होगा आयन हमें भी यानी चार्ज के बारे में भी आइडिया देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फाइंड कर रहे हैं उसको हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से हम इस मास को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि आप देखें यानी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि वी फाइंड आउट मास ऑफ एलिमेंट बाय रिलेशन टू अदर क्वांटिटी। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एलिमेंट का जो मास है उसको किसी दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर करके मास को फाइंड आउट की इस वजह से इसको रिलेटिव बोलते हैं। अब वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके साथ मास को कंपेयर किया जाता है, वो होता है कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 के साथ बाकी तमाम एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करके फाइंड आउट की। जैसे आप देखें कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से सपोज़ आप चावल ख़रीदते हैं, आलू ख़रीदते हैं, कुछ भी जो भी ख़रीदते हैं, वहाँ पे आप देखें कि जब वो कोई चीज़ आपको तोल के देते हैं तो वो आपने देखा होगा कि एक साइड पे वो स्पून रखते हैं और दूसरी साइड पे उस चीज़ को रखते हैं, ठीक है। जब उस चीज़ का वेट उस स्पून के वेट के इक्वल हो जाता है तो वो फिर आपको बताते हैं कि ये चावल, चीनी या जो कुछ भी आप ख़रीद रहे हो ये 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, जितने भी है, ठीक है। अब वो जो स्पून वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड है। अब आप देखें हर चीज़ का तो अलग अलग से हम कोई चीज़ तो नहीं ना यूज़ कर सकते, इसी वजह से एक स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके बाकी तमाम चीज़ों का जो है वो वेट फाइंड आउट किया, चाहे वो राइस है, शुगर है, पोटैटो है, जो चीज़ भी है। इसी तरह आप मार्केट से जब चीज़ें खरीदते हैं आपने देखा होगा कि उनके पास बड़े बड़े स्टून्स किलो के, 2 किलो के, इसी तरह मन जो होता है 40 kg, इस तरह से उन सब के जो है वो उनके पास वेट मौजूद होंगे, तो उससे कंपेयर करके जो है वो बाकी चीज़ें चावल, चीनी सब के फाइंड करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हमें एलिमेंट्स के वेट फाइंड करने हो तो उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कार्बन 12, ठीक है। तो कार्बन 12 को क्यों लिया जाता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है, इसकी अबंडेंट नेचर होने की ही वजह से आपको पता है कि ओवरऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है और अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स, ठीक है। इसी वजह से कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड मान के बाकी तमाम एलिमेंट्स का जो मास है वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है। इसी वजह से इनके मासेस को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये जो कार्बन के मास है इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके ये जो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स बनेंगे बेसिकली ये 1 AMU के इक्वल होंगे। ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है इसके लिए एक यूनिट यूज़ किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो क्या लिखते हैं, AMU लिखते हैं। यानी इसका ये जो एक पार्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का जो है वो यूनिट है, ठीक है। तो अब हमारे पास कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 के अंदर कितने एटॉमिक मास यूनिट हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन को अगर हम 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास कार्बन 12 जो है वो कितने पार्ट्स के अंदर वो हुआ है, 12 AMU। इसके अलावा फिर अगर हमें किसी दूसरी चीज़ का वेट फाइंड करना हो तो हम
उसको देखें जिस तरह से हम मार्केट में तराजू के ऊपर एक चीज़ को रखते हैं, दूसरी चीज़ पे उस स्टैंडर्ड वेट को रखते हैं, सेम इसी तरह आप देखें कि जब हम किसी चीज़ का वेट फाइंड करते हैं, जैसे कि सपोज ऑक्सीजन का वेट फाइंड करें, दूसरी तरफ हम ये जो 1 AMU वाला वेट है हम दूसरी तरफ रखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये जो 1 AMU के 16 पार्ट्स जो है वो ऑक्सीजन एटम के इक्वल होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास वेट कितना बनेगा, 16 बनेगा, 16 AMU। ठीक है, जैसे कार्बन 12 के अंदर कितने पार्ट्स थे, 12 पार्ट्स थे, यानी 12 AMU था। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर जो है वो 16 जो है वो इसका वेट है। इसी तरह बाकी पीरियोडिक टेबल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका मैस जो है वो हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, इसी तरह हम AMU को दूसरी तरफ रखेंगे तो मैग्नीशियम का वेट फाइंड होगा। इसी तरह आप देखें सपोज़ हमने नाइट्रोजन का वेट फाइंड करना है तो नाइट्रोजन के इसी तरह हम 1 AMU को दूसरी तरफ रखेंगे तो ओवरऑल टोटल 14 पार्ट्स जो है वो नाइट्रोजन के वेट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी एलिमेंट है उसके मैस को इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी वजह से इस ओवरऑल मैस को बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मैस। उसके अलावा जनरली अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, उसके लिए दो चीज़ें जो है वो उनकी ज़रूरत होती है। एक उस एलिमेंट के एटॉमिक मैस की ज़रूरत होती है और दूसरा उसकी रिलेटिव एबंडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी एटॉमिक मैस पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मीन कि उनका जो एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट होता है बट उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब सपोज एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा जो है वो आइसोटोप्स हैं तो उनके एटॉमिक मैसेस और रिलेटिव एबंडेंस से हम रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होगा, यानी ओवरऑल ये देखें रिलेटिव एटॉमिक मैस इज़ इक्वल टू एटॉमिक मैस। ठीक है, एटॉमिक मैस किसका, सपोज किसी एलिमेंट के अगर दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, एटॉमिक मैस उसका अगर A आइसोटोप है उसका एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव एबंडेंस प्लस जो दूसरा आइसोटोप है आइसोटोप B उसका एटॉमिक मैस, ठीक है, और प्लस रिलेटिव एबंडेंस दूसरे आइसोटोप B की। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो हम रिलेटिव एटॉमिक मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल और आसान सा मेथड है, जैसे कि आपके बुक पे जो है वो नियॉन की एग्जांपल दी हुई है। नियॉन के दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके एटॉमिक मैसेस, नियॉन के दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेस और रिलेटिव एबंडेंस भी मेंशन है।